वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो करते हैं शुरू आज की क्लास पेट्रोलियम पार्ट 3 के साथ, और वो भी आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म स्टडी प्योर पे। आई होप आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत अच्छे से समझ आया, बिकॉज वो हमारे पार्ट 3 पेट्रोलियम से रिलेटेड है। पार्ट 2 में हमने कोल के बारे में पढ़ा था, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था, और आज की क्लास में इस पार्ट में हम पेट्रोलियम को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पेट्रोलियम को बनने में कितना टाइम लगता है, और उसके बाद जो पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे लिए किस तरह से यूजफुल हैं, हम उन्हें कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। इससे रिलेटेड सारी नॉलेज जो है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं पेट्रोलियम की, ये वर्ड सबको बहुत ही कैजुअली हर इंसान के माउथ से, या मे बी इन योर ओन फैमिली ऑल्सो आप बहुत बार सुनते हो। इट्स नथिंग न्यू, और ना ये कुछ ऐसी टर्म है जो आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम हो, राइट? इट्स समथिंग दैट यू यूज ऑन एवरी डे लाइफ, क्योंकि आपकी जो व्हीकल्स हैं उनका जो फ्यूल सोर्स है वो पेट्रोलियम ही होता है। आपने पेट्रोल पंप्स विजिट किए हैं, तो ये कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो आप अनफेमिलियर है या आपने कभी देखी नहीं है या सुनी नहीं है, राइट? क्योंकि हमारा कंसर्न तो यही है कि क्यों हमें इस टॉपिक को, उसकी एक्सट्रैक्शन को, उसकी प्रोसेस को बहुत ही समझदारी से समझना है, और फिर ध्यान रखना है कि हम उसको नियर फ्यूचर में जुडिशियसली यूज करें। So petroleum is a complex mixture of hydrocarbons that occur on earth in liquid, gaseous or solid form. The term is often restricted to the liquid form, commonly called crude oil. तो इसीलिए क्रूड ऑयल बोला जाता है क्योंकि क्रूड ऑयल भी आपने बहुत बार एडवर्टीजमेंट्स में सुना होगा, राइट? या अपने फादर को, ब्रदर को, जो भी व्हीकल यूज करते हैं, आपने बहुत बार उनको ये कहते हुए सुना होगा क्रूड ऑयल के बारे में कि वो अपनी व्हीकल में उसका यूज कर रहे हैं, या वो चेंज कराना है, या वो डलवाना है। यस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो but as a technical term, petroleum also includes natural gas and the viscous or solid form known as bitumen, which is found in tar sands. So बेसिकली ये जो दूसरे टर्म्स हैं, जो फॉर्म्स ऑफ पेट्रोलियम हैं, जो कि सॉलिड फॉर्म्स हैं, वो उसमें होती हैं बट कॉमनली यूज में नहीं आती इफ वी कंपेयर टू क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल सबने बहुत बार सुना है बिकॉज दैट इज कॉमनली यूज्ड। सो साइंटिफिकली जब आप इस सबको पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्रूड ऑयल इज द लिक्विड फॉर्म, and coming to bitumen, that is the solid form. And for your knowledge, you should know in India, oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai High, and in the river basins of Godavari and Krishna. So generally लोगों की कोशिश यही होती है ऐसी जगहों पे ही ज्यादातर इनके आसपास ऑयल एक्सट्रैक्शन करने के लिए पंप्स बनाए जाते हैं, which is again not a very simple job. So let's study now किस तरह से पेट्रोलियम की जो प्रोसेस है वो कैसे शुरू होता है। So when you see the first part, it's showing you oceans, and under that it's written 300 to 400 million years ago. तो आपकी जो साइकिल क्लॉक है टाइम की, वो 300-400 साल पहले, मिलियन ईयर्स पहले चली जानी चाहिए। तो उसी में कितनी जनरेशंस निकल जाती हैं। पहला पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि कितना लंबा प्रोसेस है। Sea plants and animals died and were buried on the ocean floor. Over time, they were covered by layers of silt and sand. कोल में भी कुछ ऐसा ही था, over a period of time, but yes, वहां पे जो process था that was not taking place in oceans, but यहाँ पे this happened in oceans. So actually जैसे एक लाइफ लैंड पे बसती है, उसी तरह से एक लाइफ, लिविंग लाइफ ओशंस में भी है। सो वही प्रोसेस ओशंस के फ्लोर पे हुआ, और फिर 50 to 100 million years ago, जो सैंड एंड सिल्ट की लेयर्स में वो कवर हो रहा था, यू कैन सी प्लांट्स और एनिमल रिमेन्स उसके नीचे हैं, एंड किस फॉर्म में। ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स द रिमेन्स वर बरीड डीपर एंड डीपर। द इनॉर्मस हीट एंड प्रेशर टर्न देम इनटू ऑयल एंड गैस। हम तो इतना इमेजिन कर सकते हैं, उससे नीचे वाला इमेजिनेटिव पार्ट तब आता है जब वो ऑयल और गैस में टर्न हो जाते हैं। एंड इतने सालों के बाद जिनको पता है कि दैट इज द प्लेस जहां से ऑयल ड्रिल किया जा सकता है बाहर, वो स्पॉट्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में कुछ एरियाज दिखाए थे जहां पे ऑयल एक्सट्रैक्शन होती है। तो लोग फेमिलियर होते हैं
कि यहाँ पे ऑयल ड्रिलिंग हो सकती है, ऑयल एक्सट्रैक्ट हो सकता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट नियर बाय एरियाज में ही पेट्रोल पंप सेटअप होते हैं. So you can see after that, today we drill down through layers of sand, silt and rock to reach the rock formations that contain oil and gas deposits. जो कि slowly फर्स्ट पार्ट से ही आया. अब आप यहाँ से दोबारा देखो, ये एक लिविंग लाइफ थी जिसको इतने साल लगे सैंड और सिल्ट की लेयर्स के नीचे अपने आप को बरी करते हुए तब तक जब तक वहां पे ये टर्न नहीं हो गए ऑयल एंड गैस डिपॉजिट्स में. राइट? सारी बात बहुत सिंपल है समझने के लिए. राइट? जैसे कोल में था, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट ही बहुत वैल्यूएबल है, जो हम समझाना चाहते हैं बार बार क्यों जुडिशियसली यूज करना है, चाहे वो कोल था चाहे वो पेट्रोलियम है. टाइम पीरियड इज वेरी लॉन्ग. एंड जैसा कि मैंने कोल के टाइम में भी यही बात कही थी कि आप इमेजिन करो कि अगर आप उसको आंख बंद करके बिना सोचे कि अगर हमारी जनरेशन ने ही इसको यहाँ पे कंज्यूम कर लिया, हमारी बाद की जनरेशंस के लिए कुछ नहीं बचेगा. व्हाट विल दे रिलाई ऑन? क्योंकि इसको दोबारा से इस प्रोसेस को होने के लिए कितने मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाएंगे, जिसके लिए आई डोंट नो कितनी जनरेशंस को वेट करना पड़ेगा. सो हम इस ट्रबलसम सिचुएशन में ना आए, इसीलिए बच्चों को ये चीजों के बारे में बताना बहुत जरूरी है ताकि वो अवेयरनेस फैलाएं और खुद भी इस चीज से बहुत ज्यादा फुल ऑफ नॉलेज रहें. ऑलराइट? ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. अब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है? रिफाइन का मतलब ही यही है कि हम किसी भी चीज को फाइन कर रहे हैं, या कि जिस केस में आपने जैसे क्रूड ऑयल पढ़ा था, तो जब हम क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं तो मतलब हम उसको और सेपरेट आउट और फाइनली सेपरेट करते हैं, और इसके लिए हम ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज करते हैं. डिस्टिलेशन क्या होता है आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. राइट? तो यहाँ पे भी हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लिया है. जब भी हम क्रूड ऑयल को 400 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना शुरू करते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं क्रूड ऑयल के, वो सब अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जाकर बॉईल होते हैं और हम उनको सबको सेपरेटली अलग अलग कर लेते हैं. तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया. आप देख सकते हैं गैसोलीन, केरोसिन, डीजल ऑयल, फ्यूल ऑयल, ये सारी चीजें आपने कहीं ना कहीं डिफरेंट यूजेस में पढ़ी हैं. तो इसका मतलब ये सारी चीजें हमारे काम की हैं, और इसीलिए हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम करते हैं ताकि ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स भी अलग अलग तरह से यूज हो सके. और जो हमारे पास एंड में बचता है वो रेसिड्यू की फॉर्म में, दैट इज द लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एंड एस्फॉल्ट. कमिंग स्लाइड्स में आई हैव tabulated the uses of all these things, which is really going to increase your knowledge about areas जहां पे शायद आपको नहीं मालूम कि ये वहां पे भी यूज हो सकता है. So children, you can keep in the mind why refining of petroleum is important and what is the purpose of doing this process. Okay students, now let's start revising the use of petrochemicals. मैं revising क्यों बोल रही हूँ? मैं revising इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप ये स्लाइड पढ़ना शुरू करोगे, you will realize इतने सारे uses हम already chapters में पढ़ चुके हैं, right? तो यहाँ पे specifically हमें जोर नहीं डालना कि हमारे लिए कुछ नया है. We've already done that. So many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. जैसा कि आपने last slide में देखा, they are termed as petrochemicals. These are used in manufacture of detergents, fibers like polyester, nylon, acrylic, etc. थोड़ा सा और दिमाग पे जोर दोगे, फाइबर चैप्टर में जाओगे तो आप रिकॉल कर सकते हो कि हमने कितने सारे टाइप्स ऑफ पेट्रोकेमिकल्स वहां पे पढ़े थे जब हम पॉलिएस्टर, नायलन, एक्राइलिक की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ रहे थे. एंड अलोंग विद दैट पॉलिथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स. यू रिमेंबर? यस. Hydrogen gas obtained from natural gas is used in production of fertilizers. ये भी आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हाइड्रोजन गैस जो नेचुरल गैस से ऑब्टेन होती है वो फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन में हेल्प करती है. ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस, पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. आई डोंट थिंक एनीबडी इज वंडरिंग कि हम उसे ब्लैक गोल्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके कमर्शियल यूजेस इतने सारे हैं, चाहे वो डिटर्जेंट्स हों,
चाहे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स हो, प्लास्टिक्स हो, या फिर नेचुरल गैस की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स हो। सो जब ये क्वेश्चन आपसे कोई बोलता है ब्लैक गोल्ड क्या है, आपको आंसर मालूम है और क्यों है उसका आंसर भी मालूम है। इस पैराग्राफ में उसके सब रीजंस दिए हुए हैं। So if you want, you can write down them in different points to justify the statement. So I hope this is really making sense in understanding the usage of petroleum. So now let's read this important table और पूरी कोशिश करिए कि आपके सारे पॉइंट्स लिखे कहीं पे, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले, बिकॉज फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इसको इंपॉर्टेंट बनाती है, इज दैट इट इज शोइंग यू ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। जब हमने रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम किया था लास्ट स्लाइड में, जिसके बारे में आपको पता चला था कि किस तरह से हम क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं, तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं हम सेपरेट आउट करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। वो पर्पस क्या है वो इस टेबल में मेंशन्ड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एलपीजी। आप सब एलपीजी जानते हैं, आप सबके किचन्स में रन करती है, बिकॉज दैट इज हेल्पिंग to add fuel for your home and industry. In the home for cooking food. Fuel for home means to cook food in your kitchens. आप LPG का use करते हैं. And what is the full form of LPG? That is called liquefied petroleum gas. तो ये तो बहुत ही common और important use है, जिसके बिना just imagine हम सोच ही नहीं सकते इसका क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है, राइट? अगर हमारे पास क्रूड ऑयल खत्म हो जाता है, पेट्रोलियम खत्म हो जाता है, जस्ट इमेजिन फ्रॉम हियर, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने अभी पढ़ा है वो ही आपका बंद हो जाएगा। तो आइदर यू हैव टू गो टू द ओल्ड टाइम, जहाँ पे खाना कैसे बनता था, लकड़ियां जला जला के। कैन वी डू दैट? नो, बिकॉज उसकी बात भी हम पार्ट 4 में करेंगे, बिकॉज वहां पे आपको पता चलेगा कि अगर लकड़ी भी जलानी पड़ जाए और एलपीजी को यूज करना पड़ जाए तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा, राइट? तो सबसे पहले उसका यूज क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और वो एलपीजी को क्यों इतना स्पेशल बनाता है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट पेट्रोल। अब पेट्रोल भी आप सब जानते हैं, मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। तो सिर्फ एक यूज नहीं है, फ्यूल तक ही लिमिटेड नहीं है कि व्हीकल्स में यूज हो रहा है, एरोप्लेन्स में यूज हो रहा है, उसके साथ साथ ड्राई क्लीनिंग में भी एक सॉल्वेंट का रोल प्ले करता है। बहुत बार जब हम ड्राई क्लीनर्स के पास जाते हैं, यू कैन स्मेल, एक्चुअली में जहाँ पे ये प्रोसेस चल रहा होता है, यू विल स्मेल पेट्रोल। तो इसीलिए क्योंकि वहां पे इट इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ ड्राई क्लीनिंग। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू हैव केरोसिन। केरोसिन से भी आप सब बहुत फेमिलियर हैं। तो कहाँ केरोसिन यूज होता है? स्टोव्स में, मोस्टली ओल्ड टाइम्स में, या जहाँ पे बहुत ही अर्बनाइजेशन अभी नहीं है, बहुत सारे लोग आज भी इस पे डिपेंडेंट है। उसके साथ साथ लैम्प्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट, केरोसिन अगेन हैज अ लॉट ऑफ यूसेज, सो इट मेक्स केरोसिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव डीजल। डीजल सुना है ये वर्ड भी? यस, क्योंकि जिस तरह से बहुत लोग पेट्रोल यूज करते हैं एज अ फ्यूल, लोग डीजल को उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव बनाकर चलते हैं because of the benefits they have. So it is a fuel for heavy motor vehicles, electric generators. So we have diesel which is again used as a fuel in many vehicles. तो कई स्पेशली जो हमारी vehicles हैं वो डिजाइंड ही इसी तरह से की जाती हैं कि वो डीजल ऑपरेटेड हो, राइट? नहीं तो मॉडर्नाइजेशन में यू आर ऑलवेज गिवन एन ऑप्शन ऑल्सो। सो वट एवर इट इज, हम चाहे इनडायरेक्टली डीजल की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, पेट्रोल की बात करें, हम कहीं ना कहीं इन दोनों में से किसी एक पे डिपेंडेंसी तो हमारी स्टिल इसी पे ही है फॉर रनिंग द व्हीकल्स। सो नेक्स्ट वी हैव इज लुब्रिकेटिंग ऑयल, एंड द नेम इटसेल्फ सजेस्ट लुब्रिकेटिंग ऑयल इज फॉर लुब्रिकेशन। एंड व्हाट इज लुब्रिकेशन? जो ग्रीसिंग देता है, राइट? वियर एंड टियर जब हमारी मशीनरी हो जाती है, जो हमने पढ़ा था, फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो जाती है, जिससे हमारे मशीन पार्ट्स जब बार बार आपस में कंटिन्यूस यूसेज के बाद, कई बार आपने देखा होगा स्विंग मशीन में भी हम लोग ऑयल डाल रहे होते हैं, या घर में हमारे पास
कुछ हैंडल्स होते हैं डोर्स के, स्पेशली व्हेन रेनी सीजन होता है, जब मॉइस्चर आ जाता है तो आपके जो दरवाजे हैं वो सारे आवाज करने लग जाते हैं, बहुत स्मूथली बंद चलने खुलते नहीं है, बंद नहीं होते हैं. So in those cases, lubrication is required to make them a little smoother. So lubricating oil is used not even at homes, but also a lot of times in the machineries or in the vehicles also. आपने advertisements में सुना होगा ना lubricating oil. तो इसका जो usage है वो सिर्फ home से restricted नहीं है. Then you have paraffin wax. What is the use of paraffin wax? Ointments, candles, vaselines, etc. It's a form of wax. So जब आप वैसलीन का टेक्सचर देखते हो, आप सब स्पेशली उसको विंटर्स में यूज करते हो क्योंकि विंटर्स में आपकी स्किन ड्राई होनी शुरू हो जाती है. सो यू नीड समथिंग विच मेक्स इट वेरी स्मूथ एंड सिल्की टू टच, सॉफ्ट टू टच, ड्राइनेस ना लगे, क्रैकी ना लगे. तो ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन, इन सब में पैराफिन वैक्स का यूज होता है. आप में से जो भी कैंडल्स बनाना जानते हैं, आपको पता होगा उसमें हम पैराफिन वैक्स भी यूज करते हैं. Then we have bitumen, and as we have studied, it is used in paints, road surfacing. तो जब आप paints buy करते हो market से, you can always read the ingredients of them, and you will see bitumen is a component, a constituent of paints. So bitumen का use paints में है and road surfacing. अब थोड़ा थोड़ा texture समझ आ रहा होगा, वो glossiness आती है, वो smoothness आती है, वो texture इसकी वजह से है. So this table is very very important and you should be very clear with the usages of all these constituents of petroleum, and that is why petroleum is very very important for us. We should make sure that we are not wasting this important valuable resource and use it very very judiciously. I hope you have no doubts why we were laying so much importance on saving petrol and utilizing it very judiciously because of the enormous uses it has. So please revise this, recall everything, and let's meet in part 4 to discuss the environmental effects. Till then, bye-bye.